Hello and a very warm welcome to all of you. This is a concluding part of the topic entrepreneurship development. हम डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं, entrepreneurship डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं, entrepreneur क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी रीजंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं. And the last video we discussed about the market research and the various cash statement etc. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो काइंडली वीडियो स्किप ना करें. 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में दिया हुआ, ये 6th पार्ट है. तो जब आप 6th पार्ट पे आ रहे हैं तो अगर आप 1 2 3 4 5 देखते हुए आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है. एक ही नोट है जो अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, आपके खुद के नोट्स में आसानी होगी. और यदि हमने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो आप उसको लेके बैठें और तब पढ़ें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. राइट. सो वी स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे. आज हम डिस्कस करेंगे ये दिस मार्केटिंग एक्सेट्रा ऑल वी हैव डिस्कस्ड, एंड टुडे वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस थिंग. हाँ, ये रहा. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में. बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं, बिज़नेस एथिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एंड वील डिस्कस अबाउट जब बिज़नेस कर रहे हैं ना हम, तो बिज़नेस एथिक्स क्या होता है. बिज़नेस एथिक्स बेसिकली होते हैं द वेरियस मॉरल्स, रूल्स, वैल्यूज़ विच गवर्न्स अ बिज़नेस. देखिए, एक होता है आपका रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स जिसके अनुसार कंपनी चलती है या ऑर्गेनाइजेशन चलती है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचिए ऐसे कि आप स्टूडेंट में आप अगर द बेसिक आई टेल यू अ बेसिक डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, जब आप कॉलेज आ रहे हैं तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस की बुक्स दी होगी, एक गाइडलाइन दिया होगा फ्रॉम एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द कॉलेज, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्कूल, विच टेल्स यू कि कौन से आपके ड्रेस पहनने हैं, कैसे शूज़ रखने हैं, कैसे हेयर टाई करना है, कैसे नेल्स होने हैं. एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब. लेकिन हाँ, एग्ज़ामिनेशन में चीटिंग नहीं करनी, वो सब भी आपके एथिक्स में आ जाता है. लेकिन वो आपके रूल्स रेगुलेशन में आ जाता है. लेकिन एथिकल क्या होता है? एथिकल तब होता है जब आप मान लीजिए एग्ज़ाम्स में चीटिंग नहीं करते हैं. अनएथिकल प्रैक्टिस ये हुआ एग्ज़ाम में चीटिंग करना, या फिर दूसरे किसी आपके जो साथ में पढ़ रहे हैं उनको परेशान करना. जब टीचर पढ़ा रहे हैं या प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं तो क्लास में शोर करना. नहीं शोर करना तो दूसरा जन जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करना. ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुआ ना. शुरू शुरू में क्या होता है जब बिजनेस एथिक्स में, जब हम लोग बिजनेस एथिक्स का बात करते हैं, आई गिव एन एग्जांपल इन बिजनेस एथिक्स. आफ्टर दिस आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन बिजनेस एथिक्स इज वेल, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू. देखिए, हम कोई एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए एक जन होता है, वो एक सीमेंट फैक्ट्री अपना डालता है. ही स्टार्ट्स विद अ सीमेंट फैक्ट्री एंड ही स्टार्ट्स उसमें मिलावट करके शुरू करता है. तो मान लीजिए हम पहली बार अपना घर बना रहे हैं, तो हम उस वाले, मेरे को कहीं से पता चलता है कि एट अ वेरी नॉट अ वेरी हाई रेट हम गेटिंग वेरी गुड प्रोडक्ट, हम वहाँ से जाके ख़रीदते हैं. हम बहुत अच्छे से अपना घर बनाए. देन यू सपोज यू कम ओवर टू माई प्लेस एंड यू लाइक, अरे मैम का घर तो बहुत सुंदर है, हम लोग देखते हैं हम लोग मैम कहाँ से आप लिए, क्या लिए. तो आई टेल यू द एंटायर डिटेल्स कि ऐसे यहाँ सीमेंट्स लो, सस्ता भी है, बहुत अच्छा भी है. उसके बाद आप किसी और को रेफ़र करते हैं, वो किसी और को रेफ़र करते हैं. ऐसे करते करते क्या होता है, 6 महीने में उस सीमेंट कंपनी की तो चल पड़ती है. क्यों? क्योंकि घर तो बेसिक नेसेसिटी है, सब कोई घर बना ही रहे हैं. लेकिन क्या होता है, मान लीजिए बरसात आता है. जब बरसात है तो वो पपड़ी नहीं निकलने लगती, पूरा पूरा पेंट झड़ने लगता है. तो घर बना हुआ पहला बरसात है और उसी रेनी सीजन में पता चल जाता है कि मेरे घर के जो बुनियाद जो हमारी रखी थी, जो सीमेंट बालू हमने जो ख़रीदा था, उसका क्वालिटी कैसा है. देन व्हाट हैपन्स, देन आई टेल यू एंड यू कम अप टू मी कि मैम कैसा बताया, देखिए ऐसे ऐसे निकल गया. तो क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस उन्होंने फॉलो किया. मान लिया अनएथिकल प्रैक्टिसेस उन्होंने फॉलो किया. शुरू में तो बहुत अच्छे से उन लोग निकल गए, बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो गई. बट इन द लॉन्ग रन ये किसी न किसी तरह से हानि करता है. अगर प्रॉपरली बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिस करते हैं लोग तो इनवेरिएबली बहुत अच्छे से ब्रांड इमेज बनता है, गुडविल बनता है,
इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे दिखता है वो तो टाटा का दिखता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि टाटा का, वी नो टाटा बाय द ऑटोमोबाइल्स, वी नो टाटा बाय द टाटा मोटर्स। हम लोग टाटा को नमक के नाम से कहाँ जानते हैं, लेकिन टाटा का नमक भी आया तो लोग अगर किसी और कंपनी का जिससे वो पहले से ही खरीद रहे हैं, अगर टाटा का भी नमक, हाँ भाई दे दो टाटा कंपनी का है तो अच्छा है। वाई? बिकॉज द कंपनी हैज़ ऑलवेज फॉलोड एथिकल प्रैक्टिसेस, गुड एथिक्स, और इसके कारण उनका एक प्रॉपर ब्रांड इमेज बन चुका है। ठीक है, अभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब बन गया जो हमारे इस सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप इसको भी डिटेल में बिजनेस एथिक्स से पढ़ना चाहें तो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन इट सून, यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन बेसिक यही है कि बिजनेस एथिक्स होता है कि इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़, एथिक्स इज़ अ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथॉस विच मीन्स कंडक्ट, और ये बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो सोशली एक्सेप्टेबल है। और ये करता है कि बिजनेस एथिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉपर बिजनेस पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ताकि पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल इशूज सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइड ट्रेनिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कभी कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कभी सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कभी क्या होता है कि किसी जो फैमिली मेम्बर्स वाले हो जाते हैं, जो एम्प्लॉयर्स के या सीनियर्स और सीनियर ऑफिशियल्स के, उन्हें प्रमोशन में या रिक्रूटमेंट में पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बिज़नेस एथिक्स एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि बिज़नेस उस पर चले, ताकि आगे जो भी है ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाए रहे, उसका गुडविल बढ़ता जाए। नेक्स्ट यही बिजनेस एथिक्स बढ़ते बढ़ते एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहाँ से कंसेप्ट आया? तो पहले क्या था कि अगर इस देखिए ऐसे आप देखिए कि तो पहले प्री इंडिपेंडेंस था, जहाँ पे बहुत गरीबी थी, बहुत काम नहीं था। उसके बाद इंडिपेंडेंस आया। इंडिपेंडेंस में धीरे धीरे लोगों को काम मिलने लगा, लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे, बहुत सारे लॉज बनने लगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। धीरे धीरे सारे लॉज बनने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब और ज़्यादा एक्सेप्टेंस होने लगा तो क्या हुआ कि द सोसाइटी, द वर्कर इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो अब जब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है एंड किसी ईयर में उन्होंने मान लीजिए बहुत करोड़ों करोड़ों का मुनाफा कमाया है, तो सोसाइटी बोलती है कि भैया ये करोड़ों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, खुद बार बार सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, हमारे लिए क्या हो रहा है? तो एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग ट्राई ये करते हैं कि जो वो सोसाइटी से गेन कर रहे हैं किसी न किसी तरह से वापस सोसाइटी को देने की कोशिश करते हैं। ये भी वो एक अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, ये उनको एक कॉम्पिटिटिव एज भी प्रोवाइड करता है। बिकॉज इफ़ यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन टुडे, इफ़ यू आर अनमैरिड यू विल बी जॉइनिंग फॉर गुड मनी एंड स्टफ, good working location. But if you are a married person, you join an organization, you also think about family. Where will I keep my family? Where will my children go to school? Are there hospitals, etc., available for my parents and for my children? So these are all the consideration one has to keep in mind. तो ये कॉर्पोरेट, ये आप चौक चौराहा आप देखते हैं। अभी आप देखिए कि कोई भी, यू लुक एट सम वो जो चौक बनता है सड़क के बीच में, जो चौराहा होता है, इट इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड रहता है। और उसके बगल बगल में कंपनी का टैगलाइन जो भी है आपका लगा रहता है, बोर्ड्स लगे रहते हैं, और बताया जाता है कि ये जो चौक है वो फलाने कंपनी में मेंटेन करके रखा है। क्यों? बेसिकली वो एक गुडविल जनरेट करने का तरीका हुआ कि वी थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट एंड स्टफ। जो स्टडी ऑफ बिजनेस एथिक्स है वो सारे में आता है, लॉज में जाओ डालो, एक्सपेक्टेशन डिमांड्स पे डालो। बेसिकली क्या है कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, राइट। अनएथिकल इन बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है, इन देखिए क्या होता है, जैसे पहले बताया कि आपको अनएथिक्स आप फॉलो कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक बहुत अच्छे से चले, बट इन लॉन्ग रन इट विल नेवर हेल्प बिल्ड अ गुड ब्रांड इमेज देयर। अब वो एक कॉम्पिटिटिव वैल्यू सब वगैरह सब लूज़ करेंगे। देन यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स वंस, इसमें यही सब दिया हुआ है कि बिजनेस एथिक्स जो है विद अ कोड ऑफ एथिक्स इन कंडक्ट एंड बिहेवियर, वो एक्सपेक्ट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर स्टाफ से। ये फीस कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन फीस ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन, सारे चीज़ में, हर एक चीज़ में
जो भी आप ये प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इस बार, ये बस आपके रीडिंग के लिए है और एक बार नोट्स रेफर करने के लिए है। बस यही है कि एथिकल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करोगे भैया, आप आगे जाओगे। लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करेंगे विच इज़, क्योंकि देखिए देयर इज़ अ, आई रिपीट अगेन, रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर एक चीज़ होती है, बिजनेस एथिक्स अलग चीज़ होता है। जब रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने का कुछ रूल्स बना के रखते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक जगह के अपने कुछ काम करने के तरीके होते हैं, जिसे हमें मेथड्स और प्रोसीजर्स कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बिजनेस एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स होता है कि सही काम करना है, ठीक है, कहीं भी गलत काम नहीं करना है। अगर रूल ये है कि 5 रुपये का 5 रुपये लेना है, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में उसको 10 रुपये नहीं बढ़ा देना है, राइट। एंड द नेचर एंड द गोल्स ऑफ बिजनेस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरी इंडिविजुअल। सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये बात याद रखनी है, ये बात समझना है कि अगर वो प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल और ब्रांड इमेज बनेगा, बल्कि उनका ही बनेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बिकॉज इफ़ आई थिंक ऑफ समबडी, इफ़ आई एम एन एम्प्लॉयर and I know my employees and I know one who follows ethical practices and one who follows unethical practices, कहीं कहीं उसे मौका मिला तो उसमें वो टाइम पास करके अपने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब मुझे वो पता है तो हम कोशिश यही करेंगे जो एथिकल प्रैक्टिसेस वाले हों उनको पहले प्रेफर दिया जाए, ठीक है। सो एट द कंक्लूडिंग पार्ट इज एथिक्स में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज एंड कंडक्ट दैट अफेक्ट ईच वन ऑफ अस एट पर्सनल लेवल्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस्टेब्लिशिंग ऑफ एन एसएसआई यूनिट। एसएसआई यूनिट क्या होता है, एसएसआई यूनिट आपका होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। तो 3 टाइप के यूनिट होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सबका जो डिफरेंस होता है इज अपॉन द इन्वेस्टमेंट वन हैज़। तो क्या होता है कि इसमें ही होता है इट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। और गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम पहले बता चुके हैं अपने पिछले स्लाइड में, अपने पिछले वीडियो में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है। नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितने भी एसएसआई यूनिट्स होते हैं वो वन मैन सेटअप बाय वन मैन, लेकिन वो चाहें तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं या फिर स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब होता है कि एक जन जो पैसे इन्वेस्ट करके ही फॉरगेट्स, वो दूसरे जन आके, मतलब दूसरा जो पार्टनर है वो पूरा काम कर रहा है और ये जो है इसको इंटरेस्ट मिल रहा है अपना काम पे। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये कॉमनली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और मतलब बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत छोटी नहीं मतलब फिर भी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और सबसे एडवांटेजेस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब कि वो चेंज के साथ बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकती है। कोई भी नया मेथड आया प्रोडक्शन का उससे अडेप्ट कर सकती है। नया कुछ प्रोडक्ट्स आया, कुछ नए चेंजेस आए सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में, कोई नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या नया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आया तो वो तुरंत उसमें अडेप्ट कर सकती हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस जो होता है ये वॉलंटरी होता है, लोग खुद से करते हैं, कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इसका। एंड DICs एक्सेट्रा, DIC आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर देयर। तो वो सारे लोग होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है पहला एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे एक सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दी जाती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दी जाती है जो वैलिड होते हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब प्रोडक्शन 5 साल चल गया उसके बाद एक परमानेंट सर्टिफिकेट दी जाती है। एक बार एक कंपनी रजिस्टर हो गया एज एन एसएसआई, ये बहुत सारे बेनिफिट्स ले जा सकते हैं क्योंकि एसएसआई के लिए सरकार ने काफ़ी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रखे हैं। देखिए अभी तो व्हाट वी दे डिसाइड आफ्टर द 18 मई and what they decide after later on is, and what life we are having after corona is a totally different issue. what we are studying, ये जो नोट्स है, ये जो आपका सिलेबस है, इट इज़ प्री कोरोना एरा के समय का है। तो आप ये समझें कि ये एक्सरसाइज के लिए सेल्फ बी लोकल अबाउट, बी वोकल अबाउट द लोकल, ये जो चीज़ है यही कॉन्सेप्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कि जितना हम उनको बढ़ा सकें, कस्टम्स ड्यूटीज़ वगैरह सब में काफ़ी उनमें कंसेशन दी जाती है। Now, what are the procedures of setting a small scale businesses?
तो एक तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लांट लेआउट वगैरह सब चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, बट आई विल टेल यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ डू वी सेट अप दिस इज वन क्वेश्चन विच कैन बी फॉर्म्ड कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड व्हाट इज गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप, राइट? सिंपल। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पहले क्या होता है? पहला होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग मतलब कि आप किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट? आपको ऑपरेशन करना चाहते हैं, सिंगल मैन होना चाहते हैं, पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, सिंगल मैन वाला वो करना चाहते हैं। बेसिकली आप कैसे काम, क्या काम करना शुरू करना चाहते हैं और कैसे काम करना शुरू करना चाहते हैं, राइट? उसके बाद आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज स्टडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एज वेल एज एन एक्सटर्नल। हम एक्सटर्नल जहाँ देख के अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। हम इंटरनल देख के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करने की कोशिश करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि भैया कि हम कितने क्या काम करेंगे, हमारी बिजनेस का क्या साइज़ होगा और क्या सबसे सूटेबल होगा। देन स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, एज आई टोल यू कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस तो स्क्वाट है, लेकिन उसके बाद आपके क्या अभी सरकार में क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, कैसी लाइसेंसिंग पॉलिसी चल रही है, लीगल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन वी चूज़ द प्रोडक्ट। मार्केट सर्वे एंड रिसर्च हम लोग पढ़े थे, तो मार्केट सर्वे और रिसर्च करके हम लोग कोशिश करते हैं फाइंड करने का कि पहले कौन सा हम प्रोडक्ट यूज़ करें। वील सिलेक्ट द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च, राइट? देन इज़ द लोकेशन। सी, लोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जनरली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट डालें वो रॉ मटेरियल्स के पास, जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है उसके पास भी हो, और जो हमारा जो मार्केट जहाँ पे हमको उसको सेल करना उसके पास भी हो। बिकॉज यू सी, ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? मान लीजिए एक्सपोर्ट जब जाना है, जब ट्रांसपोर्ट जब करना है किसी को फिनिश प्रोडक्ट को, फिर भी ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल्स अगर नहीं हो तो तुरंत में ना काम बंद हो जाता है, ठीक है? तो कोशिश यही होती है कि हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ काम करने को प्रोडक्शन, स्टील एंड प्रोडक्शन तो आयरन और का जहाँ पे माइन है वहीं पे लगाए। नहीं, हमें ह्यूमन लेबर भी देखना है कि हमें ह्यूमन लेबर कहाँ से अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कितना अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और ये लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिटरमिन करने के लिए कि एंटरप्रेन्योर का सक्सेस या KSSI का जो भी है वो सक्सेस होगा या फेलियर जाएगा। देन इज़ द टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करने वाले हैं आप? नॉर्मली कोशिश यही रहती है, चाहे SSI हो या किसी की भी हो, कि जो रीसेंट मोस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी हम अगर शुरू कर रहे हैं तो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ शुरू करें। लेकिन पहले तो आपको डिटरमिन करना है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट कर सक रहे हैं कि नहीं, आपके जो आइडियाज़ हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अगर अडाप्टेड नहीं है, तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं। तो हम लोग डिटरमिन करते हैं कि कैसे हम लोग मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, और जो बेस्ट सूटेबल है हमारे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्शन करने के लिए उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इस प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन मीन्स असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम उसको असेस करेंगे कि भैया मेरा प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड अप करता है, राइट? इसको एक कोई भी जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको अपने प्रोजेक्ट को सही से देखना है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, टेक्निकली, मार्केट वाइज, सोशल वाइज, जो हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस की थी। फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के लिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से उसको अप्रेज करेंगे, उसका ठीक से फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, जानने के लिए कि भैया ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि आप उसमें करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, गवर्नमेंट आप में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है जो लोन्स आप बैंक से ले रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपरली फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम देखें कि फाइनेंस कहाँ से लेंगे, लोन लेंगे या कुछ और करेंगे। देखिए लोन भी अलग अलग जगह से आता है। लोन एक तो दे आर मनी लेंडर्स हु प्रोवाइड लोन्स। बैंक्स हमने बताया कि दे आर डिफरेंट बैंक्स, SSIs वगैरह जो आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ देयर आर टू मोर थिंग्स विच वन शुड नो। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो, वेंचर मतलब होता है बिजनेस, तो बिजनेस में, और कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके पास होते हैं पैसे,
ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो बैंक नहीं होते, वो इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल लोग होते हैं जो किसी भी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स का जब बात आता है तो इट इज़ मोर देन 5 करोड़ समथिंग, देन ओनली देन दे इन्वेस्ट, राइट। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल का मतलब क्या, परी। इन्वेस्टर्स मतलब क्या, जो पैसे देते हैं। दोनों चीज़ वही हो गए, दोनों वेंचर इन्वेस्टर्स हो गए या वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, दोनों वही हो गए जो आप में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये क्या होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो अगर आप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे तो वो उन आप में टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। एज इन वो रेगुलरली अपडेट लेते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। देन वो आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हेल्प करते रहते हैं। और एंजल इन्वेस्टर्स, वो परी वाले इन्वेस्टर्स, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली इन्वेस्ट करके दे फॉरगेट, एज इन कि बोले कि हम आपको दे दिए पैसे, अब आपको इसके साथ जैसे जो करना करो, आई बिलीव इन योर प्रोजेक्ट एंड आई एम इन्वेस्टिंग मनी इन यू। एंड जो मैं उनको एक टाइम फ्रेम दिया रहता है, इस फ्रेम के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, सिंपल। और ये प्रॉपर एक काम करने का तरीका होता है। एंड इफ़ यू गूगल यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया इटसेल्फ, सिर्फ इंडिया ही का ही देखिए। इफ़ यू गो यू फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली लेफ्ट देयर परमानेंट जॉब्स विच आर दे वर डूइंग एंड दे हैव स्टार्टेड वर्क एज वेंचर कैपिटलिस्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी मनी मेकिंग। क्योंकि अगर वो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान टाइप के हैं कि वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो उसको बिलीव करते हैं, उनको, क्योंकि उनको उस फील्ड के बारे में आइडिया है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। वी टोल जैस ऑलरेडी टोल यू कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास या डीआईसी के पास उन्हें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है क्या कि एक बार आपने ये स्टार्ट कर लिया अपना एसएसआई, उसके बाद आप डिफरेंट ऑपरेशंस को डिफरेंट जगह दोगे कि कहाँ पे क्या डिपार्टमेंट रहेगा, कहाँ एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, मशीनरी रखेंगे। देन पावर एंड वाटर कनेक्शन देखेंगे, ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट में ही जाता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहाँ से पानी कहाँ आ रहा है। देन आप मशीन को इंस्टॉल करेंगे। देन आप इंश्योरेंस कराएंगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑलवेज बी इंश्योर्ड, ऑलवेज गेट योर मशीन्स एंड योर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, क्योंकि ये सारे आपके एसेट्स हैं। देन आप रिक्रूट द मैन पावर, ये भी इफ़ यू वांट टू स्टडी एचआरएम का भी सारा स्लाइड्स दिया हुआ है। तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर इज़ अनदर डिफरेंट प्रोजेक्ट, एकदम डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करता है, उसके बाद ढूंढता है कि उसको क्या क्या कैसे कैसे लोग और कितने लोग चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समझें कि जब आप लेबर देख रहे हैं तो 3 टाइप के हो गए, स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल लेबर्स हो गए। और तीनों के आपके अलग अलग पैसे लगता है, पैसे जो रेन्यूमरेशन होता है, अलग अलग तरह से उनको उन्हें सैलरी दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी जो है किसी भी तरह से अपना काम शुरू कर दे और उसके बाद रखते कि चलो हम लोग 10 स्किल लेबर रख लेते हैं और काम शुरू करते हैं। जब सेमी स्किल का 5,000 में मान लीजिए काम चल रहा है तो हम 10,000 5,000 एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करेंगे। अरे मनी तो मनी है ना भाई, इट्स योर मनी, हाउ विल यू जस्ट कीप इट जस्ट वेस्ट इज जस्ट लाइक दैट, फाइन। सो व्हाट हैपेंस इज आपका आप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्लेसमेंट वगैरह ये सब चीज़ चलता है, मैन पावर को आप रिक्रूट करते हैं। उसके बाद जो होता है एक प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, मैन पावर, मशीनरी, मेथड इफेक्टिवली सब लगा के हम लोग मशीन यू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द वट एवर द प्रोडक्ट इज़। उसके बाद मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, नॉट मार्केट रिसर्च एंड मार्केट सर्वे। मार्केटिंग क्या होता है, जिसमें पैकेजिंग और एडवर्टीजमेंट आती है। आप देखते हैं कि हम इसको कैसे मार्केट करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बिके। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए अलग, बिफोर मार्केटिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन हैज़ टू बी देयर। अलग जैसे कैसे हम लोग, इफ़ यू रिमेंबर दी एडवर्टीजमेंट फॉर गोल्ड, कैसे बोलते हैं, हॉलमार्क वाले गोल्ड है। तो हॉलमार्क वाले गोल्ड मतलब क्या होता है, या आईएसओ प्रमाणित है, उसका इसका क्या मतलब होता है। दीज आर सर्टिफिकेशन कंपनीज विच एक्चुअली सर्टिफाई दैट योर वर्क और योर प्रोडक्ट इज गोइंग गुड एंड देयर हैज़ बीन नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिफाइड लोग आके वहाँ पे चेक करके जा चुके हैं, बहुत बढ़िया से काम चल रहा है, राइट। ये क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। देन जब उन परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, काम हो गया, उसके बाद वो मार्केट रिसर्च शुरू करते हैं।
मार्केट सर्वे करते हैं कि अब जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कैसा चल रहा है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, कैसा चल रहा है बेसिकली। और उसके बाद लास्ट में आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर कंटिन्यूस फीडबैक कि जैसा हमने प्लान किया था उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है कि नहीं, राइट। तो इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग, जैसे आपके एग्जाम्स ही होते हैं तो एक मिड सेम होते हैं, एक एंड सेम होते हैं। मिड सेम इज़ व्हाट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक, एक इज द टाइप ऑफ मॉनिटरिंग दैट यू आर डूइंग योर स्टडीज एज वेल एज द प्रोफेसर आर डूइंग देयर वर्क, बोथ ऑफ देम, दोनों का एक तरह से मॉनिटरिंग हो गया। तो क्या हो गया, एंड सेम के लिए दोनों प्रिपेयर हो गए, तो ये मॉनिटरिंग हो गया आपका। नेक्स्ट इज द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये इन्होंने बनाया था 1951 में, सो दैट जितने भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो हैं, वो अपना काम शुरू करने से पहले उन्हें लाइसेंस करना है, चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो, न्यू कंट्रोल्स के लिए हो, या फिर इन्वेस्टिगेट जो भी है, जिसके लिए भी वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो लोग क्या होता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जहाँ पे वो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और उनको बोलते हैं, उनको फॉर्म फिलअप करके देते हैं, जहाँ पे वो सारा लिख के देते हैं कि ये मेरा कंपनी का नाम है, ये काम करने वाले हैं, ये प्रोडक्शन होने वाली है, सारा चीज़ वो लिख के देते हैं। एंड द इफ़ द देन द जो कंसर्न अथॉरिटी इट इन्वेस्टिगेट्स कि सब चीज़ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, और सही मिलता है तो पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, फिर परमानेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है काम करने के लिए। See, a license is basically a written permission by the central government to the industrial undertaking, ठीक है। वो सारा चीज़ बताया हुआ कि ग्राफिकल लोकेशन कैसा है, आर्टिकल, आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस होगा, आप लोग सब 18+ होंगे। ड्राइवर लाइसेंस में क्या होता है कि आप जाते हैं वहाँ पे ड्राइव टेस्ट करके दिखाते हैं, पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है, फिर परमानेंट लाइसेंस मिलता है, और वो भी दिया रहता है कि वो 2 व्हीलर के लिए है कि 4 व्हीलर के लिए है कि ट्रक है, वो सब दिया रहता है। साथ ही साथ वो एक्सपायरी डेट भी दिया जाता है कि जहाँ पे रिन्यू कराना होता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, दिस इज़ व्हाट अ लाइसेंस इज़। तो लाइसेंस एक रिटन परमिशन है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसको दिया जा रहा है, एक इंडस्ट्री को दिया जा रहा है कि भाई आप काम करो, लेकिन हमें सब चीज़ बता के रखो कि क्या क्या आप काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइसेंसिंग आर टू लिमिट द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, क्या काम कर रहे हैं वो देखना। साथ ही साथ एक बार इंडस्ट्रीज हो गया तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ प्लान करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे वो लोग डालते हैं ताकि रेगुलेटेड रीजनल डेवलपमेंट हो, एक जगह बहुत ज़्यादा एक से दूसरा नहीं हो, मोनोपोली और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में नहीं हो कि एक ही जन पूरा कमा रहे हैं और एक ही जन पूरा मोनोपोलाइज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं हो, इसीलिए कि उन्होंने कर रखा है कि कुछ लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के नहीं छोड़ रखा है कि उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग, एंड ये एक एंटरप्रेन्योर को बहुत हेल्पफुल हो जाता है ताकि ये रजिस्ट्रेशन कराने, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद उन जो भी इंस्टॉल कैपेसिटी स्पेसिफाई करते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, अदर रिलेवेंट whatever the factors are, they have to provide, and according to which licensing and registration are done. Here, as I said, एक provisional registration certificate मिलता है और एक permanent registration certificate मिलता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि उनको दिया जाता है कि आप कहाँ पर क्या काम कर रहे हो, पावर कनेक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम्स वगैरह सब चीज़ में हेल्प करता है। और जब काम शुरू हो गया तो कुछ दिन बाद, जैसे वो डिपेंड करता है IDRA में जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। देन म्यूनिसिपल बायलॉज, एक तो हो गया है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग की यानी परमिशन काम करने का, ठीक है। उसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह में अपना एक म्यूनिसिपल बायलॉज होते हैं। मिनिस्टर्स बायलॉज मतलब कि जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें पहले ये तो एक जो दूसरा है, एक चीज़ दूसरा चीज़ हो गया कि एम्प्लॉयज़ को आप यू आर ऑब्लिगेटेड कि उनको बता दो कि आप काम क्या कर रहे हो, फैक्ट्रीज लॉज अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कोई इन खतरा के, क्योंकि दे आर हजार्डियस ऑक्यूपेशन इज़ वेल, तो आप उनको उनके बारे में बता दो, पहले से बता दीजिए कि यहाँ पे ये काम करने पे ये खतरा हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, नो। सो यू हैव टू फोरवार्न देम, सब चीज़ अच्छा दिखा के एम्प्लॉयज़ को नहीं लाना है। जो भी गड़बड़ होने का जो भी है
जो भी संभावना है वो सारी उनको बता देनी है। साथ ही साथ क्या करना है कि म्यूनिसिपल की तरफ से, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी तरफ से फीस चार्ज एंड उनसे भी आपको लेके रखना है एक सर्टिफिकेट कि आप काम कर रहे हैं। देन आपके सेंट्रल एंड सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। और एंटरप्रेन्योर का ये भी ज़रूरी है कि वो अकाउंटिंग का सारा प्रोसीजर्स पढ़ के, जो कैश फ्लो है, फाइनेंस फ्लो स्टेटमेंट जो भी है, जो बैलेंस शीट बनाना वगैरह वो जाने, फैक्ट्रीज एक्ट्स के सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करें और क्लियरली मेंशन करें कि वो क्या पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, बिकॉज द डोमेस्टिक एंड पावर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, द काइंड ऑफ पावर कंजम्पशन दे हैज टू बी डिस्क्राइब्ड. Now the next is income tax, sales tax and excise duties. Income tax we all know. एक इनकम टैक्स बना 1961 में, जो क्या करता है कि जो लोग भी हम लोग काम करते हैं, whosoever we are getting an income, तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इनकम वन इज गेटिंग, प्लस डिपेंडिंग वेदर यू आर मेल और फीमेल, प्लस डिपेंडिंग वेदर यू आर सीनियर सिटीजन और व्हाट सिटीजन, ये सब पे भी डिपेंड करता है। एनुअली हर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग ना अपना मंथली के हिसाब से अपने इससे कटवा लेते हैं, सैलरी से इनकम टैक्स, जो इसे एडवांस इनकम टैक्स होता है वो करवा लेते हैं। लेकिन ये बेसिकली इनकम टैक्स यही है कि एक जो इनकम आता है, जो भी इनकम होता है एम्प्लॉयज़ का, उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना होता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, राइट। अभी देखिए ये सब अलग दिया हुआ है, और ये लेकिन ये इनकम टैक्स जो होता है ना, रिन्यू होता है हर एक 5 ईयर्स पे। जब नया बजट बनता है तो इनकम टैक्स रिन्यू होता है, हर एक साल डिफरेंट होता है, और उन इनकम स्लैब डिसाइडेड रहता है कि इतने से इतने इनकम पे पैदा है कि शुरू में शायद कुछ लाख रुपए हैं, शायद 5 लाख रुपीज़ हैं, कितने हैं कि 2 लाख रुपीज़ हैं, कि उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगते हैं। प्लस मेन एंड फीमेल वर्कर्स का भी अलग अलग इनकम टैक्स है, राइट। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स इज बाय ऑल द रिटेलर्स मतलब जो सामान बेचते हैं, and certain service providers, because when you are providing service, it can be goods and services, goods सामान, services जो आपको जो हॉस्पिटल या इसमें जो आप जो भी सर्विसेज, टूरिज्म वगैरह सर्विसेज हो गया, तो क्या होता है, ये सेल्स टैक्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑल रिटेलर्स, और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को सेल्स टैक्स देने पड़ते हैं, और ये इंक्लूड करता है स्टेट, कंट्री एंड लोकल टैक्सेस। ठीक है, और इसमें जनरली सबको ही देना होता है, कहीं कहीं खाली ये एग्जेम्पशन होता है। नाउ यू सी, सेल्स टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय द टू अ गवर्निंग बॉडी, दैट इज द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो चार्ज किया जाता है द पॉइंट ऑफ परचेज। देखिए, पॉइंट ऑफ परचेज दुकान में, और इन एक्सचेंज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। और ये जो भी सारे जो टैक्सेस, जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, और कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इट इज़ अ कंजम्पशन टैक्स विच इज़ ऑन सेल्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एट रिटेल लेवल, विच इज़ पेड बाय द कस्टमर एंड सबमिटेड बाय द रिटेलर टू द गवर्निंग टैक्स अथॉरिटी। सिंपल। नाउ एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द गुड्स फॉर द प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय हुम, बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स, जो प्रोड्यूसर्स होता है उनके थ्रू से, और ये एक कस्टम्स ड्यूटी का उल्टा होता है। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है? ये जो भी ये एक होता है डोमेस्टिकली, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उस पर दिया होता है एक्साइज ड्यूटी, उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इट इज़ लेविड ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स एंड लेविड ऑन एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, वाइल GST इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया में आता है बेसिक्स एक्साइज ड्यूटी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। सेंट्रल वैल्यू एडेड ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी से भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट लेविड ऑन द गुड्स दैट वर क्लासिफाइड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। उसका एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो बेसिकली है कि पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, अब GST, CGST, वो सब SGST ये सब आने लगा। अब बेसिकली यही हो गया कि एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है जो आपको देना होता है अगर आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है डोमेस्टिकली प्रोडक्ट। तो this is all in this entrepreneurship, and this is the last part of the entrepreneurship development video. I hope I could get through. I hope I could make you understand. And if you have any doubts,
I would be looking forward to your doubts and other queries in the comment section. And if you do like my video, please press the like button and do subscribe to my channel for for further videos and further updates. And do not forget to press the bell icon. And stay safe, stay home, follow the rules of the social distancing. Happy learning. Thank you.